नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की सियासत में आया नया ट्विस्ट। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। राष्ट्रपति ने संसद भंग की। अब अगले चुनाव 90 दिन में होंगे। शरद पवार ने बदला अपना बयान। कहा, यूपीए का अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं, यूपीए का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। राज ठाकरे के मस्जिद बयान पर गरमाई सियासत। मनसे दफ्तर में ऊंचे पेड़ पर लाउडस्पीकर बांधकर बजाया गया हनुमान चालीसा का पाठ। भड़के पवार राउत। बंगाल को हो रही सुलगाने की साजिश। नरसंहार के बाद टीएमसी लोगों के पास मिला बमों का जखीरा। द कश्मीर फाइल्स पर करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी। कहा, फिल्मिक आंदोलन कमाई के तोड़े सारे रिकॉर्ड। सबसे पहले बात पाकिस्तान की सियासत में आए नए ट्विस्ट पर। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि विदेशी साजिश के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित की है। वहीं इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया और अब अगले चुनाव 90 दिन में होंगे। डॉक्टर साहब, आखिर ये पाकिस्तान की सियासत में चल क्या रहा है? कॉमेडी चल रहा है। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट का वहां फैसला आया नहीं है। लेकिन हुआ क्या? इमरान खान इज अ बैड लूजर इसलिए कि पाकिस्तान में वैसे भी डेमोक्रेटिक इथॉस नहीं है। आपके पास संख्या नहीं है, बहुमत नहीं है, आप जाएं। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां यह हुआ कि नेशनल असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है जो इतने दिनों से लटका हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब कोई वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, एक कॉमेडी ये हो गया कि बैड लूजर, इनके पास संख्या नहीं, मैदान छोड़ के भाग गई है, तमाशा और ड्रामा इन्होंने कर दिया। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ जी। डिप्टी स्पीकर चला गया, अपोजिशन ने वहां एक और स्पीकर को बिठा दिया। अभी आप समझिए, कॉमेडी ये है कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है अभी वर्तमान में कि जिसके पास 2 प्रधानमंत्री हैं। एक इमरान खान है और शहबाज शरीफ है जी। और वहां पे शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। आप ये समझिए, वो जो सरकार चला रही थी उसके पास संख्या ने, वो उठ के भाग गई। अविश्वास प्रस्ताव को वहीं पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके ये लोग निकल गए। और उसके बाद जो हुआ वो और भी एक अलग कॉमेडी है। अब इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। बताइए भाई, असली कौन, नकली कौन? और इस बीच इमरान खान चले गए राष्ट्रपति के पास जी। और राष्ट्रपति से कहा कि भाई इस नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दो, हमारे कैबिनेट को डिसॉल्व कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो करवा लो। और इसको इमरान खान विक्ट्री बता रहा है। इमरान खान इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी। लेकिन वो टेलीविजन पे आकर कह रहा है कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है, मुबारकबाद, कि जो साजिश कर रहे थे लोग वो साजिश पूरी नहीं हुई। ये राहुल गांधी की तरह है, चुनाव हारने के बाद कहता है भाई मॉरल विक्ट्री हुई है। ये यही काम इमरान खान कर रहा है। क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट से आएगी, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कार्रवाई के ऊपर कोई फैसला करे, ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये होता नहीं है। अब पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है, तो इंतजार करना पड़ेगा भाई सुप्रीम कोर्ट वहाँ क्या फैसला सुनाती है। जी डॉक्टर साहब,
एक तरफ इमरान खान की कुर्सी की मुसीबत तो दूसरी तरफ मुसीबत में पड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार है, क्योंकि शरद पवार बार बार अपने बयान से पलट रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग जोरों से उठ रही है कि एनसीपी नेता शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। हाल ही में एनसीपी युवा मोर्चा ने ऐसा प्रस्ताव भी पास किया था, जिसमें कहा गया था कि शरद पवार को यूपीए की कमान दी जाए। लेकिन अब इस मामले में शरद पवार ने बड़ा बयान दिया कि यूपीए अध्यक्ष पद में उन्हें कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर कोई सभी को साथ लाने की कोशिश करेगा तो वो उसका साथ देंगे और मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, शरद पवार बार बार अपने बयान से क्यों पलट जाते हैं? देखिए, शरद पवार की राजनीति वो पुराने कार की तरह हो गई है। धक्का दे दे करके स्टार्ट करना पड़ता है और फिर वो रुक जाती है। कभी वो आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे हटती है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये पांचवी और छठी बार ऐसा है कि लोगों ने शरद पवार को सोनिया गांधी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश की और शरद पवार की हवा निकल जाती है। वो रिटायर कर जाते हैं, अपने ही बयानों से पलट जाते हैं। कभी ममता बनर्जी बना देती है भाई यूपीए का चेयरमैन बन जाए, कभी संजय राउत बना देता है, कभी इनके पार्टी के लोग अभी 2 दिन पहले वहाँ के यूथ विंग, और ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके आंखों के सामने। वो स्टेज पे मौजूद थे जब यूथ विंग ने इस रेजोल्यूशन को पास किया। नहीं बनना था, उसी समय माइक संभालते और ये कहते कि नहीं, ये गलत चीज़ है। क्यों पलटी मार रही है? शरद पवार को अच्छी तरीके से अब ये बात समझ में आ रही है कि ये सरकार जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी नाराज है। अब जैसे ही आप कहते हो कि भाई चेयरपर्सन यूपीए का शरद पवार बनेगा, सोनिया गांधी के सामने आप चुनौती बन के खड़े हो गए। तो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 24 तारीख से रोज ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल बयान दे रही है कि हमारे विधायक नाराज हैं, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई इसके साथ, अघाड़ी के साथ रहने में कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही नुकसान है। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एनसीपी अपने आप को तो बड़ा कर ले रही है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। तो जरूर इस बयान के बाद कि एनसीपी के ऑफिशियल फंक्शन में इस तरह की चीज़ें पारित हो रही है और शरद पवार मना नहीं कर रहे हैं, इनको मैसेज जरूर दिया गया होगा सोनिया गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो आप दे दो, अदरवाइज टाटा बाय बाय, हम चले, इस अघाड़ी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये सरकार अगर गई तो शिवसेना और एनसीपी उनके लिए तो एक दलदल जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इतनी सारी एजेंसियां, इतने सारे छापे, इतने सारे नेता जो ईडी के रडार पे, 2 बड़े बड़े नेता जेल के अंदर, सरकार नहीं, कोई पावर नहीं, और केंद्र में एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का जवाब बिल्कुल साइलेंस से देते हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं होता। तो ये मुझे लग रहा है शरद पवार ये भांप गए हैं कि सरकार को बचाना इनकी प्रायोरिटी है। सरकार रहेगी तो तब तक उनकी जान में जान रहेगी। शोले फिल्म आपने देखा है कि जब तक तुम्हारे घुंघरू की आवाज़ आती रहेगी तब तक वीरू की सांसें चलती रहेगी। वही सरकार को बचाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कहीं कांग्रेस रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, सरकार चली गई तो फिर इनका क्या होगा। तो ये राजनीतिक जो इसको कह सकते हैं यू टर्न जो लिया गया है, ये इसी वजह से लिया गया। जी डॉक्टर साहब, यानी कि महाराष्ट्र सरकार लगातार झटके पे झटके झेल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर चेतावनी दी थी और मांग की कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्द ही ऐसा नहीं होता है तो वो तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। बात न मानने पर पार्टी कार्यालय परिसर में लगे एक पेड़ में ऊंचाई पर लाउडस्पीकर लगाए गए और उसके बाद उसे चलाया गया, जिसमें तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। राज ठाकरे ने शरद पवार पर
जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप भी लगाया, जिस पर संजय राउत और शरद पवार ने भी पलटवार किया है। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को साफ और कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और कई आरोप भी लगा रहे हैं, क्या होगा? देखिए, राज ठाकरे देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये जो अघाड़ी है, ये भानुमति का जो कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जी, ये विरोधाभास का ही पूरा पुलिंदा है। ये कंट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर राज ठाकरे ने 1 साल पहले से ही जी, अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया होता और इनके विरोधाभास को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होती, आज राज ठाकरे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी हैसियत के लीडर बन गए होते। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी बीएमसी का चुनाव होना है और राज ठाकरे जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या जाने का मतलब है कि हिंदुत्व का जो परचम है वो बुलंद करने जा रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ भी कर रहे हैं जी। तो बीएमसी में अगर मनसे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो ये जो अघाड़ी वाले हैं इनकी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अघाड़ी तो छोड़ दीजिए, शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान किस वजह से होगा? नुकसान इस वजह से होगा कि शिवसेना के जो समर्थक हैं और जो वोटर्स हैं जी। वो कंफ्यूज्ड हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये शिवसेना को क्या हो गया है। आप जिन मुद्दों पे बहुत प्रखरता से, बहुत ही हार्ड लाइन लेकर के हिंदुत्व के मुद्दे पे, सावरकर के मुद्दे पे, पाकिस्तान के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे आप बोलते थे, अब आपको सांप सूंघ गया है। जी। कश्मीर फाइल्स आती है, हिंदुओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार पूरी दुनिया में आज तक कभी हुआ नहीं कि जहां एथनिक क्लींजिंग कर दी गई, एक पूरे इलाके से हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया और शिवसेना के नेता बोलते हैं कि भाई ये लोग कब वापस जाएंगे। जिन मस्जिदों से वो घोषणाएं हुई, जिन जिहादियों ने हिंदुओं का कत्ल किया, उसके खिलाफ आप एक भी शब्द नहीं बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो जो शिवसेना का जो वोटर है, समर्थक है, वो कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे में राज ठाकरे उन्होंने क्या किया है? लाउड स्पीकर तो बहाना है। इन्होंने एक्सीलेटर दबाया है कि अब जरा मैदान में आओ और जरा बताओ कि लाउड स्पीकर पे बैन लगाओगे या नहीं लगाओगे। जी। मंदिर के घंटी में दिक्कत, पर्व त्योहार मनाने में पाबंदियां हिंदुओं को जी। और मुसलमानों के ऊपर कुछ नहीं, ये शिवसेना का स्टैंड नहीं हुआ करता था। और इसी वजह से राज ठाकरे ने वो चुनौती दी, एक ट्रैप बिछाया और ये लोग फंस गए। शरद पवार तो मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी अनर्गल बात बोल सकते हैं। जो देश की सेकुलर पार्टियां हैं, मुस्लिम वोट के लिए ये दिन को रात, रात को दिन बोलने को तैयार है। वो तो कर सकते, ये उनकी राजनीति है जी। लेकिन इस ट्रैप में शिवसेना फंस गई। वो आगे सामने कि राज ठाकरे से हमें नहीं कुछ सीखना है, अपना काम कीजिए, वो कीजिए, सारा आपने कर दिया। भाई उसने सवाल पूछा लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार में अगर इस अघाड़ी सरकार में शिवसेना नहीं होती तो यही संजय राउत ये कह रहे होते कि 24 घंटे में अगर ये लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो हमारे शिव सैनिक जाकर के उसको उतार देंगे। जी। ये एक्सपेक्टेशन है शिवसेना को वोट देने वाले लोगों की। लेकिन आपने विचारधारा की तलांजलि दे दी है तो दूसरा कोई तो उसे एक्सप्लॉइट करेगा ही। और मैं आपको बता दूं, मन से अगर कायदे से राज ठाकरे मैदान में उतर के, सड़कों पे उतर के वो शिवसेना के विरोध में आते हैं, कई सारे शिव सैनिक वो मनसे में
ट्रांसफर हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में मचे घमासान की तरह बंगाल में भी वही घमासान है। बीरभूम बोगतोई गांव में नरसंहार के बाद गांव में बम का जखीरा बरामद हुआ है। बम बरसाल ग्राम पंचायत के तृणमूल उप प्रमुख भादु शेख की हत्या के एक आरोपी पलाश शेख के घर के पास से मिला है। पुलिस को सूचना मिली कि भादु शेख की हत्या के आरोपी पलाश शेख के घर के पास नीले रंग का ड्रम मिला और उसमें बम होने की आशंका थी। पुलिस ने इसके बाद इलाके की घेराबंदी की और तलाशी ली तो घर के पास एक मिट्टी के बर्तन में बम बरामद किया गया। इस बीच दक्षिण 24 परगना के गोसाबा इलाके में पुलिस ने हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। डॉक्टर साहब, अब टीएमसी के लोगों के पास से बम भी बरामद होने लगे हैं। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? भाई, टीएमसी के नेताओं के घर में बम, पिस्तौल, विस्फोटक सामान नहीं मिलेगा तो वहां क्या रामचरितमानस मिलेगा? ये क्या एक्सपेक्ट करता है देश? ममता बनर्जी, मैं शुरू से कह रहा हूं, ममता बनर्जी दंगाइयों, जिहादियों, गुंडों के बल पर राजनीति करती हैं तो उनके घर में तो मिलेगा। लेकिन सवाल कुछ और है। यह खबर कल आई थी कि पलाश शेख के घर वहां नीले रंग का एक ड्रम मिला है, उसमें कुछ संदिग्ध सामान है। जी। घटना के कितने दिन हो गए? बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? मतलब आपने आरोपियों के घर की तलाशी भी नहीं ली? जी। किसी को पकड़ा भी नहीं, या हिम्मत नहीं हुई, या आदेश नहीं आया? वहां की पुलिस पॉलिटिकल मास्टर्स की टट्टू है और यही एक इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। जी। सीबीआई जो जांच कर रही है, 7 तारीख दूर नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। और ये बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट को इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से उस घटना में, इस जनसंहार में वहां पे सबूत मिटाने की कोशिश की गई और जो एसआईटी जो बनी थी उसने कोई काम नहीं किया। जी। आरोपी के घर हथियार मिलेंगे और अभी तक कोई सस्पेंड तक नहीं हुआ। यह पूरा का पूरा महकमा ही इनको तो उठा करके सस्पेंड कर देना था पहले ही दिन। जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह भी आप समझ लें। थानेदार तभी एक्ट करेगा बंगाल में जब वहां का स्थानीय टीएमसी लीडर बोलेगा। वहां का एसपी, डीएसपी, एडीएसपी ये तृणमूल के लीडर्स के इशारों का इंतजार करते हैं, तब जाकर के ये अपने दायित्व को निभाते हैं। भाई, आप एक काम करो, ये जो वर्दी मिली हुई है उसको उतार दो और तृणमूल का टोपी है उसका झंडा लेकर के आप पुलिसिंग करो, बात खत्म करो। क्यों इतना तमाशा और ड्रामा करना है? जी। और खबर तो ये भी आ रही है कि जो प्राइम एक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी ने जब इंटरवीन किया कि भाई अभी मामला को शांत करने के लिए उसको गिरफ्तार कर लो, तब जाकर के वो गिरफ्तार हुआ। अब ये सारी सच्चाई, ये सारी बातें अब 7 तारीख को हाईकोर्ट में जब आएंगी तब ये समझ में आएगा कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों। जी डॉक्टर साहब, बंगाल में बीरभूम हिंसा से जुड़े मामले में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। तो वहीं जिस फिल्म को लेकर पूरा बॉलीवुड चुप्पी साधे था, अब उसी फिल्म की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की तारीफ में करण जौहर ने कई बातें कही। करण ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि ये केवल एक फिल्म नहीं है बल्कि आंदोलन है और आने वाले फिल्म मेकर्स को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन ये शायद भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कास्ट टू प्रॉफिट हिट होने वाली है। मैंने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर पढ़ा, 1975 में आई जय संतोषी मां के बाद ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अचानक से करण जौहर फिल्म को आंदोलन बताने लगे हैं, क्यों? भाई, ये सब पैसे के गुलाम हैं। इन लोगों को खामखा इतना भाव नहीं देना चाहिए। जी। ये मीडिया हेडलाइंस चुराने के लिए ये कुछ भी बकवास करते हैं। फिल्म वालों से कोई आप सोशल साइंटिस्ट वाला
स्टेटमेंट कभी आप ये लुटियन मीडिया गैंग जो है ना हिंदुस्तान में, इन लोगों ने इनका माथा खराब कर दिया। भाई है कौन ये करण जौहर जी, और बोल दिया तो इतना बड़ा इतना तमाशा करने की क्या आवश्यकता है। दिक्कत क्या है, इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान बदल गया है। और जहां ये भाषण दे रहा था वहां पत्रकार भी थे। जी, किसी ने पूछा क्यों नहीं कि क्यों तुमने ये फिल्म बनाई थी, माय नेम इज खान, क्यों ये डायलॉग दिया था कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो ये आंदोलन हो गया तो करण जौहर जाएंगे कश्मीर, निकालेंगे उस तरह के खान और उस तरह के शेख को, उस तरह के जिहादियों को जिन्होंने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, सरेआम गोली मारी, हिंदुओं के जमीनों को हड़प लिया, पलायन करने के लिए मजबूर किया। इस पे फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? ये सब के सब दलाल हैं। ये फिल्म वाले जो हैं, ये इनसे कुछ आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये इनका धंधा है पैसा कमाने का। पैसे के लिए ये गधे को अपना बाप मान लेंगे और इसलिए इनको समझ में आ गया है कि पब्लिक का मूड बदल गया है। अब इस तरह की फिल्में चलेंगी और ज़्यादा अब आप सेकुलरिज्म का अफीम चाट के तमाशा करोगे तो हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे 100 करोड़ की फिल्म को सड़क पर लाके खड़ा कर देगी और चाहे तुम उसमें किसी भी खान को हीरो बना करके उसको सुपर हीरो बनाने की कोशिश करो। तो ये रियलाइजेशन बॉलीवुड का, ये कोई सच के साथ नहीं है, कोई अच्छे मन से नहीं कर रहे जी। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई है। देश की जनता अब अवेयर हो गई है, तुम्हारे प्रोपेगेंडा को लोगों ने समझ लिया है, इसलिए ये सब जनता के इस मूड के सामने रेंग रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अब आप देखते जाइए बॉलीवुड का चाल चरित्र और चेहरा कैसे बदलता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।